नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये नई कहानी शुरू कर रहे हैं हम, जिसका नाम है वृद्धाश्रम। उम्मीद है ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। पापा, चाय। प्राची ने उदय सिंह जी को चाय के लिए आवाज़ दी तो उदय सिंह जी अपनी तंद्रा से बाहर आए। मोबाइल पर खुद की और उनकी स्वर्गवासी पत्नी सरोज जी का मनपसंद गाना सुन रहे थे। दिन में कितनी ही दफ़ा ये गाना सुनते हैं, खुद उनको भी नहीं पता होगा, पर जब भी सुनते हैं एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। सरोज जी के साथ बिताया एक एक लम्हा उनकी आंखों के आगे तैरने लगता है। वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, पर इस गाने को सुनकर लगता है जैसे वो यहीं कहीं आसपास हो। वो भी उनके साथ ये गाना गुनगुना रही है। उदय सिंह जी ने आंखें खोल अपनी बहू प्राची से कहा, ठीक है बेटा, रख दो, अभी पीता हूँ। प्राची चाय रखकर अंदर चली गई। उन्होंने मोबाइल में एक नज़र समय पर डाली। देखा तो सुबह के 8 बजने को आए थे। अचानक एक हंसी उनके होठों पर तैर गई। उन्होंने चाय का एक घूंट भरा और फिर से ख्यालों में खो गए। एक समय था जब अब तक उनकी 2 से 3 चाय हो जाती थी। हर चाय के कप पर सरोज जी के तेवर। सुबह पहले ही कितने काम होते हैं, पर तुम्हें क्या, तुम्हें तो बस बैठे बैठे चाय देते रहो, या मरने तक की फुर्सत नहीं मिलती। उदय सिंह जी भी तिल मिलाकर कहते, अरे चाय ही तो देती हो, कोई 56 भोग तो नहीं परोसती। मत बनाना, कल से मैं खुद बना लूंगा मेरी चाय। उदय जी के इतना कहते ही सरोज जी का स्वर और तेज हो जाता। आकर तो देखो जरा इनकी, पी लो जितनी चाय पीनी है। मैं नहीं रहूंगी तब देखती हूँ कौन पिलाता है तुम्हें इतनी चाय। उदय सिंह जी भी उन्हीं के सुर में सुर मिलाकर कहते, अरे बहू बेटे और पोतों से भरा पूरा परिवार है मेरा। एक मांगूंगा तो 2 मिलेंगी। चाय क्या मांगी, भजन सुनाने लग गई। बस कैची की तरह जुबान चलती है तुम्हारी। सरोज जी तुनकते हुए कहती, आटे दाल का भाव मालूम ना चला तो कह देना। तुम्हें क्या पता, हम औरतें जितना बोलती हैं उससे कहीं ज़्यादा बातें छिपाती हैं, तभी तुम्हारी गृहस्थी सुचारू रूप से चलती है। यूं ही दोनों की खटपट चलती रहती। मजे की बात तो यह है, अगर कभी उदय सिंह जी ने चाय नहीं भी मांगी तब भी सरोज जी उन्हें ठीक समय पर चाय बनाकर दे देती और उनके माथे को छूकर देखती, तबीयत ठीक तो है ना। भली तरह आश्वस्त होने के बाद फिर ताना देती, इसलिए नहीं लाई कि तुम्हारी फिक्र है, अभी नहीं लाती तो उल्हाना देते और सुबह सुबह पूरे घर का माहौल बिगाड़ देते। सो अलग। ऐसा नहीं, सिर्फ सरोज जी ही उनकी परवाह करती थी, उदय सिंह जी को भी उनकी उतनी ही परवाह थी। वो बात अलग है कि उनके प्यार जताने का ढंग थोड़ा अलग था। कभी प्यार से 2 मीठे बोल भले ही ना बोलते हों, पर सरोज जी के चेहरे पर आई जरा सी सिकन तुरंत ताड़ जाते थे, और जब तक कारण पता न कर लेते, उसका समाधान नहीं निकाल लेते, चैन से नहीं रहते। बेटे बहू भी उनकी लड़ाई देख हंसते हुए कहते, मम्मी पापा का कुछ पता ही नहीं, लड़ाई ज़्यादा करते हैं या प्यार ज़्यादा करते हैं। सच ये तो भगवान को भी पता नहीं होगा। जिंदगी यूं ही कट रही थी दोनों की। 50 पूरे होने में मुश्किल से कोई 2-3 साल कम रहे होंगे उनकी शादी को। याद नहीं इतने सालों में दोनों एक दूसरे के बिना एक दिन भी रहे हों। सरोज जी का मायका इसी शहर में था, तो बस मायके जाने का मतलब सुबह जाकर शाम को आ जाना, क्योंकि जानती थी उदय सिंह जी को अगर घर में वो ना दिखी तो सारा घर सिर पर उठा लेंगे। वैसे उदय सिंह जी का तो बहाना था, खुद उनको भी कहाँ चैन था उनके बिना। हम जो चाहते हैं अगर वही सब मिल जाए तो ये दुनिया जन्नत से कम ना हो जाए। जिसके बिना रहने की कभी सपने में भी नहीं सोच सकते, एक पल भी उसके बगैर जीना गंवारा नहीं। वक्त एक पल में हमें उस कड़वी हकीकत से रूबरू करा देता है। सच इस वक्त की मार के आगे हम सब बोने हैं, कठपुतली हैं हम इस वक्त के हाथों की। वो जैसे ही नाच नचाता है हम नाचते हैं। पता नहीं कितनी ही योजनाएं बना लेते हैं, पर वक्त या फिर काल एक पल में सबको धराशायी कर देता है। सरोज जी जो इस उम्र में भी बिल्कुल स्वस्थ और दुरुस्त थी, कितने लोगों के लिए मिसाल थी। खाली बैठना तो उन्हें गवारा ही नहीं था, शायद नज़र ही लग गई थी उनको। इसीलिए तो उन्हें ऐसी बीमारी ने जकड़ा कि एक बार जो खाट पकड़ी फिर दोबारा अपने पैरों पर उठ ही नहीं सकी। उदय सिंह जी जो आज तक सोचते थे कि मेरे बिना सरोज रह नहीं सकती, मेरे बिना वो असहाय है,
वह बीमार क्या पड़ी, मानो वो असहाय और बेबस से हो गई। अपनी अर्धांगिनी की ऐसी हालत देख वो पूरी तरह से टूट गई, बिखर से गई। उनका सहारा, उनके जीने की वजह, उनकी खुशियाँ, उनके जीने की उमंग, सब जैसे सरोज जी के बीमार पड़ने से ही खत्म हो गई। कहाँ तो वो सरोज जी के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, और आज उन्हें हालात ने वो मंजर दिखा दिया जहां अब आगे उन्हें शायद अकेले ही जीना सीखना होगा। सरोज जी को तो उनकी बीमारी ने बूढ़ा कर दिया, पर उदय सिंह जी को देख सरोज जी की साथ छूटने का एहसास मात्र से एक पल में मानो कई सदियों जी ली हो जैसे। कड़वी हकीकत से जब सामना हुआ तो उसका दर्द उनके चेहरे पर अनगिनत और बेतरतीब झुर्रियों के रूप में नजर आने लगा। चेहरे पर उनके वो जो रोब था, तेज था, एक पल में सब ढल सा गया। ऐसे कुम्हला गए जैसे कड़ी धूप में कोई नन्हा और कोमल पौधा कुम्हला कर सूख जाता हो। सरोज जी अपनी बीमारी और दर्द से उतनी परेशान नहीं होंगी जितनी उदय सिंह जी की हालत को देखकर दुखी होती है। वो भावुक हो उदय सिंह जी से कहती हैं, ऐसा करोगे तो मैं कैसे छोड़कर जा सकूंगी आपको। अभी तो मैं हूं, तब ये हाल बना लिया, मेरे जाने के बाद कैसे रहोगे। मेरे जाने को और कठिन मत बनाओ। उदय सिंह जी भीगी आंखों से कहते, कितनी कठोर हो ना तुम। मुझे सताने को, जतलाने को मुझसे पहले जा रही हो कि देख लो, कहती थी ना मेरे बिना नहीं रह पाओगे। सरोजी भी भावुक हो कहती, आपकी बहुत फिक्र है, मेरे बिना कैसे खुद को संभालोगे। बिल्कुल बच्चे की तरह तुम्हारा ख्याल रखना पड़ता है। उदय सिंह जी से जब खुद पर काबू रखना मुश्किल हो जाता तो वो सरोज जी से पीठ फेर लेते, पर मुंह फेर लेने से क्या होगा। वो सच्चाई जो सरोज जी की बीमारी के रूप में उनके सामने थी, उससे कैसे पीठ फेरते। सरोज जी की आवाज़ फिर से उनके कानों में पड़ती, हम औरतें तो फिर भी गृहस्थी में अपने परिवार में रम जाती हैं, पर आदमी का क्या। वह तो औरत के जाने पर कहीं का नहीं रहता, परिवार से ही नहीं समाज से भी कट जाता है। हम फिर भी रोकर तो अपना गम हल्का कर लेती हैं, अपना दुख साझा कर लेते हैं, पर आप लोग तो अकेले पड़ते हैं और चुप हो जाते हैं। इस दर्द के साथ बिल्कुल अकेले रह जाते हो। सरोज जी कुछ पल को खामोश हो गई, कुछ कहने के लिए शायद हिम्मत जुटा रही थी। अचानक उनकी आवाज़ सुन ऐसा लग रहा था मानो शब्द उनकी जुबान का साथ नहीं दे रहे। जैसे कोई बच्चा जब बोलना सीखता है और टुकड़ों में शब्दों को तोड़ तोड़ कर हकलाते हुए अपनी बात पूरी करता हो, वो पूरी ताकत जुटा कर बोली, सोचोगे कितना स्वार्थी हूं मैं, अपनी जान की फिक्र है। पर सच कहूं, वैसे तो आपकी लंबी उम्र के लिए जीवन भर न जाने कितने व्रत और उपवास किए मैंने, पर आज जब आपको अकेला छोड़कर जाना पड़ रहा है तो लग रहा है या तो दोनों एक साथ चले जाते, या फिर मुझसे पहले। आगे के शब्द कहना सरोज जी के बूते से बाहर था, पर अपने जीवन साथी की हालत देख वो ख्याल मन में आ गया जो एक औरत भूल से भी अपने मुंह पर नहीं लाना चाहती। उदय सिंह जी सरोज जी को टूटता देख खुद को संभालने का भरसक प्रयास करते, अपने दिल पर पत्थर रख कहते, जा जा, मुझे पता है तू मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकती, इसलिए जाना तो दोनों को ही एक ना एक दिन है। आगे कोई पीछे, पर भगवान जी से मैंने ही चुपके से सिफारिश की थी, मुझसे पहले इसे ले जा, क्योंकि मेरे बाद एक तू ही है जो इसे संभाल सकता है। अपने आंसुओं को किसी तरह रोकते हुए वो बोले, इतना कमजोर मत समझे मुझे। अरे मेरे बच्चे हैं ना मुझे संभालने को, वो तो तुझे सताने में अच्छा लगता था, वरना खुद को संभाल सकता हूं मैं। पर ऐसा कहते उनका दर्द सरोज जी से छिप नहीं पाता था। उदय सिंह जी की बहू अब सरोज जी के ही साथ उनका भी बहुत ध्यान रखती थी, मांगने से पहले हर चीज हाजिर कर देती, ठीक समय पर उदय सिंह जी के लिए चाय ले आती। पर उदय सिंह जी ने अब चाय पीना कम कर दिया, पूछने पर कहते, ज़्यादा चाय से पेट में जलन होती है। एक दिन सरोज जी ने उनसे अकेले में पूछ ही लिया, सुनो जी, तुम्हें कब से चाय से पेट में जलन होने लगी। मुझसे छिपाओगे क्या, बताओ आजकल चाय क्यों नहीं पीते। मुझसे तो बहुत झगड़ा करते थे, कहीं बहू को ये ना लगे कि पापा को मेरे हाथ की चाय स्वाद नहीं लगती। उदय जी उनके बालों में तेल की मालिश करते हुए बोले, सच कहूँ सरोज, चाय से ज़्यादा स्वाद तो तुमसे झगड़ने में था। तुमसे झगड़ कर जो चाय मिलती थी उसका स्वाद ही अलग था।
सरोज जी के बालों को धीरे से कंघी से सुलझाते हुए कहने लगे, फिर वैसे भी बहू को बार बार परेशान करना भी ठीक बात नहीं। तुम तो फिर भी मुझ पर गुस्सा कर लेती थी। वो तो लिहाज के कारण कह भी नहीं पाएगी। और देख ही रही हो, उसका काम आजकल वैसे भी कितना बढ़ गया है। सरोज जी एकटक उदय सिंह जी को निहारने लगी। उनको ऐसे अपनी तरफ देख उदय सिंह जी बोले, क्या हुआ? इन झुर्रियों भरे चेहरे में अब क्या ढूंढ रही हो? जब देखना था तब तो तुम्हें इस गृहस्थी से फुर्सत नहीं थी। सरोज जी भरे गले से बोली, इतने समझदार हो फिर भी कभी जताया क्यों नहीं? और इतना ख्याल अब रख रहे हो, काश थोड़ा पहले रखा होता। उदय जी की आवाज में पछतावा था। सच कहूँ, शायद अपनी हूँ और अपनी अकड़ में समझ ही नहीं पाया कि प्यार का एहसास, परवाह का एहसास सिर्फ दिल में ही नहीं रखना चाहिए, कभी कभी कह भी देना चाहिए। उदय जी ने देखा सरोज जी से अब बैठना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने उनका तकिया सही से बिछाया। सरोज जी उस पर सिर टिकाती हुई बोली, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? उदय जी तेल की शीशी बंद करते हुए बोले, तुम अपने मन की कुछ मत रखो, जो भी दिल में है सब कह दो। सरोज जी झिझकते हुए बोली, काश थोड़ा पहले चली जाती कम से कम, तो हम दूसरी शादी तो कर लेते। पता नहीं कैसे संभालोगे खुद को। सरोज जी के ऐसा कहते ही उदय जी सरोज जी से बच्चों की तरह लिपटते हुए बोले, अब क्या जीते जी मार कर ही दम लोगी? अपने जीवन में तुम्हारे सिवाय किसी और की कल्पना भी नहीं कर सकता। इधर उन दोनों के बेटे बहू अपने माँ बाप का प्यार देख अंदर ही अंदर रोते। दोनों का एहसास था कि माँ के जाने के बाद पापा को संभालना उनके लिए भी मुश्किल और चुनौती भरा होगा। सरोज जी ने अपनी बहू प्राची और बेटे प्रशांत से वादा लिया था कि उनके जाने के बाद पापा को सिर्फ जिंदगी काटनी नहीं बल्कि जीनी है, और इसकी जिम्मेवारी भी वो उन दोनों पर ही सौंप गई। आखिर वो दिन भी आ गया। सरोज जी हमेशा के लिए अपना परिवार, अपनी जान, अपनी दुनिया, सबको रोता हुआ छोड़कर, बिलखता हुआ छोड़कर चली गई। किसी छोटे बच्चे के सिर से छोटी सी उम्र में जब माँ का साया उठ जाता है, उस अबोध को लगता है सिर्फ उसकी माँ नहीं गई, उसका सब कुछ माँ के साथ चला गया। वह सबके होते हुए भी अनाथ हो जाता है। कुछ ऐसी ही हालत उदय जी की हो गई थी। जड़ और चेतना शून्य से हो गई थी वो अपनी अर्धांगिनी के जाने पर। हालांकि प्राची और प्रशांत अब पहले से भी ज्यादा उनका ध्यान रख रहे थे। मजबूत स्तंभ बन गए थे वो अपने पापा के। इस सदमे से वो कहीं लड़खड़ा ना जाए, इसलिए सहारे के लिए उनकी लाठी बन गए थे। कदम कदम पर उनके साथ खड़े थे। एक पल को भी अकेला नहीं छोड़ते थे उनको। पर वो यह भी जानते थे कि पापा के जीवन में माँ के जाने से जो सूनापन, जो रिक्तता आई है, उसे वो लाख कोशिश के बावजूद भी नहीं भर पा रहे थे। वो उदय जी की हर कमी पूरी करने की कोशिश कर रहे थे, पर माँ की कमी तो कोई पूरा नहीं कर सकता था। आज उन्हें एहसास हो रहा था कि माँ का पापा की जिंदगी में कितना अहम स्थान था। हालांकि उदय जी सबके सामने जताने की कोशिश कर रहे थे कि वह अब ठीक हैं, संभाल रहे हैं खुद को और धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहे हैं, पर उनकी आंखों का सोनापन, वीरानी और उनकी असीम दर्द किसी से छिपा नहीं था। उदय जी सबके सामने खुद को सामान्य दिखाने की, खुद को खुश रखने की भरसक प्रयास करते, पर अकेले में सरोज जी की तस्वीर को घंटों निहारते रहते। ये अकेलापन जो सरोज जी के जाने से उनके जीवन में भर गया था, अब उन्हें इस अकेलेपन से प्यार सा हो गया था। क्योंकि एक ये अकेलापन ही है जिसमें वो अपनी सरोज जी के साथ होते। एक यही समय था जब वो उनकी यादों के साथ अकेले में होते। उस अकेलेपन में उनकी सरोज उनके साथ होती, भले ही यादों के रूप में ही सही, पर यादें तो उनकी सरोज की ही थी ना। इसलिए अब वो मौका तलाशते अकेले रहने का, पर उनके अपने उनको अकेला नहीं रहने देती। वो एकांत मिलते ही अपने मन की बात सरोज जी की तस्वीर से करते, और जब उनको अपनी बातों का कोई जवाब नहीं मिलता तो बच्चों की तरह बिलखने लगते। पूजा पाठ, लोगों से मिलना जुलना, खुद की सेहत का ध्यान रखना, खाने का स्वाद, किसी भी काम में उनका मन नहीं लगता। माँ, कैसे समझाऊं आपको? हमारी अपनी ही जिंदगी है, जिम्मेदारी है। ऐसा तो नहीं ना कि दिन रात आपका ही ध्यान रखें। हमें भी तो स्पेस चाहिए।
अपनी ज़िंदगी के खालीपन को भरते-भरते। थक गया मैं और क्यों नहीं समझती कि अब आपको ऐसे ही रहना है, इस सच को स्वीकार करना है और ये खालीपन कोई आज का तो नहीं, एक अरसा हो गया है इस खालीपन के साथ रहते हुए। पापा तो हम दोनों को कब का छोड़कर चले गए। मैंने भी तो सँभाला है ना खुद को, फिर आप क्यों नहीं समझती? अनुराग बोले जा रहा था और सुमन चुपचाप उसको सुन रही थी। अनुराग के शब्द उसके कानों को भेद रहे थे। एक शब्द भी बोलते नहीं बन रहा था उससे। वैसे भी अब बोलने को बचा ही क्या था? जिस बेटे की खातिर उसने अपने इस खालीपन से दोस्ती कर ली, वही आज उससे इस तरह से बात कर रहा है, जिसके लिए उसने अपनी जवानी कुर्बान कर दी। अनुराग कोई 7-8 साल का रहा होगा जब अचानक पारस उन दोनों को छोड़कर इस दुनिया से चले गए। उन दोनों ने अनुराग को ले जो सपने रखे थे, उन सपनों के साथ उसे अकेले छोड़ गया। अब बस पारस के रूप में उसके सपने ही तो थे सुमन के पास। सबने उसे कितना समझाया था दूसरी शादी के लिए। अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, कैसे अकेले काटोगी? और अभी तो फिर भी अनुराग की जिम्मेदारियों में समय निकल जाएगा। पर जब अनुराग बड़ा हो जाएगा, वो अपना घर बसा लेगा, उसकी अपनी ज़िंदगी हो जाएगी, फिर क्या करोगी? एक उम्र के बाद जीवन साथी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। लेकिन सुमन अपना तर्क रखती, नहीं, मैं एक माँ हूँ और एक माँ कभी स्वार्थी नहीं हो सकती। मैं मेरी खुशियों की खातिर मेरे बेटे का भविष्य दांव पर नहीं लगा सकती। क्या भरोसा कल को मैं दूसरी शादी करूं और वो इंसान अनुराग के साथ कैसा बर्ताव करे, उसे एक पिता का प्यार ना दे। मैंने कितनी ही लोगों को ऐसे देखा है। नहीं, मैं मेरे अनुराग की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। अपने सपनों के लिए उसके सपनों को दांव पर नहीं लगा सकती। मैं मेरी पूरी ज़िंदगी अनुराग के सहारे निकाल सकती हूँ और आज उसने अकेले अपने दम पर अनुराग को वो सब दिया जिसके सपने उसने और पारस ने मिलकर देखे थे। अच्छी परवरिश, अच्छी शिक्षा, माँ के साथ एक पिता का प्यार, हर चीज़ दी। अनुराग के साथ वो ज़िंदगी निकाल ही रही थी, उसकी खुशियों में अपनी खुशियों को ढूँढ ही रही थी। पर आज जब अनुराग अच्छी नौकरी लग गया, बड़ा आदमी बन गया, उसकी शादी हो गई, तो आज उसे अपनी माँ बोझ लगने लगी। अब तक क्योंकि उसकी माँ की उसकी ज़रूरत थी, तो उसे बोझ नहीं लगी। उनको सीढ़ियों बना खुद ऊपर चढ़ गया और ऊपर पहुँच उस सीढ़ी से ही किनारा कर लिया। अब जब उस पर माँ का बोझ उठाने का समय आया, तो उसे अपनी ही माँ बोझ लगने लगी। उसकी परवाह कब टोका टाकी लगने लगी, पता ही नहीं चला। दो आंसू सुमन के चेहरे पर बिना उसकी इजाज़त के लुढ़क आए। किसी हारे हुए खिलाड़ी की तरह उन्हें प्रतीत हो रहा था कि आज वो वाकई में बिल्कुल अकेली हो गई थी। पारस के जाने पर वो सूनापन उन्होंने अनुराग के रूप में अपनी ज़िंदगी में भरा। आज अनुराग ने अपने शब्दों से अपनी माँ को एक बार फिर से वही सूनापन दे दिया। उदय जी को ऐसे गुमसुम और जिंदगी के प्रति उदासीन देख प्रशांत उनकी चिंता चिंता में दिन रात घुले जा रहा था। उसे अपनी माँ की आखिरी बात रह रह कर कचोटती, बेटा तुम्हारे पापा को तुम्हारे हाथों में सौंप कर जा रही हूँ। जानती हूँ मेरे बिना बहुत अकेले पड़ जाएंगी वह, बहुत ध्यान रखना होगा उनका। जिंदगी अपनों के जाने के बाद सभी काटते हैं, पर हो सके तो वो जिंदगी सिर्फ काटे नहीं, सही से जिए भी। ये विनती है तुमसे मेरी, वरना सच कहूँ मेरी आत्मा तड़पेगी अगर वह खुद खुश नहीं रहे तो। और सरोज जी ने अपने दोनों हाथ प्रशांत के आगे जोड़ दिए। प्रशांत अपनी माँ के दोनों हाथों को अपने हाथों में थाम कर फपक पड़ा। कैसी बात कर रही हो माँ? ऐसा कह आपने तो मुझे पराया कर दिया। क्या इतना ही भरोसा है अपने संस्कारों पर? सरोज जी प्रशांत के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, संस्कारों पर भरोसा नहीं होता तो क्या कह सकती थी तुमसे अपने मन की बात? प्रशांत उनके सिरहाने बैठते हुए बोला, माँ कैसे भूल सकता हूँ, बचपन में आप लोग हर कदम पर मेरे लिए ढाल बनकर खड़े थे। अब जब मुझे मौका मिला तो मैं भला कैसे मुंह मोड़ सकता हूँ? आप बिल्कुल फिक्र नहीं करना, पापा के साथ आपका बेटा, आपकी बहू, हम सब हैं। बीती बातें सोचते हुए प्रशांत की आंखें भीग गई। आखिर क्या करे जिससे पापा को जीने की वजह एक बार फिर से मिल सके, उनके वीरान जीवन में एक आशा का दीप जगे। वो प्राची से भी पापा का बराबर ध्यान रखने को कहता। प्राची अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही थी। दिन अपनी गति से गुजर रहे थे, पर उदय जी की जिंदगी थम सी गई थी। भले ही वो सबके साथ चल रहे थे,
पर दिल से तो आज भी वही खड़े थे जिस मोड़ पर उनकी सरोज ने उनका साथ छोड़ा था। एक सुबह उदय जी अखबार के पन्ने पलट रहे थे तो उनकी नज़र एक खबर पर गई। कोई वृद्धाश्रम की खबर आई थी। अंदर की खबर तो नहीं पढ़ी, पर वृद्धाश्रम इस शब्द पर नजर पड़ते ही उदय जी का मन कड़वाहट से भर गया। उन्होंने अखबार मोड़कर गहरी सांस ली और सोचने लगे, कितने बदनसीब होते होंगे वो माँ बाप जिनके बच्चे उन्हें अपने पास नहीं रख पाते। खुद की जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाने को इन संस्थाओं के भरोसे अपने पालनहारों को छोड़ देते हैं। सोचते हुए उनकी आंखें नम हो गई। एक उनके बच्चों को देखो, कितना ध्यान रखते हैं उनका। और सरोज जी के जाने के बाद तो जैसे उनकी परछाई बन गए थे। पर वो क्या कर रहे हैं? उनकी ऐसी हालत देख बच्चों के मन पर क्या बीतती होगी। लेकिन वो करे भी तो क्या? जीने की कोई चाह, कोई वजह, कोई दिशा ही तो नहीं रही। जैसे उनकी जिंदगी की, उनकी अर्धांगिनी के जाने के बाद जीवन से हर रंग उड़ गया हो। दिशा हो हीन हो गई है उनकी जिंदगी। वो अपने ख्यालों में गुम थे कि उनकी चाय आ गई। उदय जी ने अखबार समेट कर टेबल पर रख दिया और चाय पीने लगी। तभी बाहर से भागता हुआ उनका पोता आ गया और उदय जी की गोद में चढ़ गया। उदय जी कोशिश करने लगे पोते की दुनिया में अपनी खुशियां ढूंढने की। आज फिर रात को उदय जी करवट बदल बदल कर थक गए, पर नींद भी जैसे उनसे रूठ सी गई थी। कुछ सरोज जी की यादें उन्हें सोने नहीं देती, कुछ शायद उम्र का तकाजा था। जब करवटें बदलते हुए परेशान हो गए तो वो बिस्तर छोड़ टहलने लगे। टहलते हुए बैठक में रखे टेबल पर एक बार फिर उनकी नज़र अखबार पर चली गई। उन्होंने सोचा, कुछ खबरें पढ़ लेता हूँ, शायद नींद आ जाए। अखबार ले वो अपने कमरे में आ गए और पन्नों को पलटने लगे। फिर से उनकी निगाह उसी खबर पर चली गई। मन तो नहीं था पढ़ने का, पर इस वक्त समय गुजारने का जो मिल जाए वही सही। उन्होंने ध्यान से पढ़ा। खबर का शीर्षक था, वृद्धाश्रम एक नया नजरिया। पढ़ते ही उसके होठों पर फीकी सी हंसी तैर गई। कैसा नजरिया? इन अखबार वालों को तो बस खबर चाहिए, कुछ भी छाप देते हैं। उन्होंने आगे पढ़ना शुरू किया। एक ऐसी जगह जहां हर किसी की यही धारणा है कि यहाँ लोग अपनों को ठुकराने पर ही आते हैं, या फिर जो बेसहारा होते हैं। पर ऐसा नहीं है। अब लोगों का नजरिया बदल रहा है। वृद्धाश्रम जहाँ लोग मजबूरी में नहीं, स्वेच्छा से आते हैं और यहाँ आ पहले से बेहतर जीवन बिता रहे हैं। यकीनन बहुत से लोग बच्चों के सताए हुए हैं, पर बहुत से ऐसे भी हैं जो अपनी इच्छा से आए हैं, चाहते हैं कि अब बच्चे अपनी जिंदगी जिएं और हम अपनी। कोई अपने जीवन साथी को खोने के बाद आया, कोई अपना अकेलापन अपने हम उम्र के लोगों के साथ गुजारने आए। और यहाँ आ लोगों को अपने जीने का मकसद मिला। उनकी बेरंग और दिशाहीन जिंदगी में रंग घुल गए। बहुत लोगों के साक्षात्कार भी थे जो बता रहे थे कि यहाँ पर वह अपनी मर्जी से आए हैं और यहाँ आ वाकई में उन्हें जीने की नई दिशा मिली है और वह बहुत खुश और संतुष्ट हैं। उनके बच्चों ने उन्हें ठुकराया नहीं, बल्कि ये उनका खुद का निजी फैसला था। उनके बच्चे भी उनसे यहाँ आकर मिलते रहते हैं और वह भी समय समय पर अपने घर वालों के पास जाते रहते हैं। इस खबर को पढ़ उदय जी कुछ सोच में डूब गए। इधर अनुराग और उनकी पत्नी साक्षी दोनों का व्यवहार सुमन के प्रति दिन पर दिन रूखा होता जा रहा था। कहते हैं ना, दूरी रास्तों में भले रहे पर दिलों में नहीं रखनी चाहिए। हम अपनों से अगर दूर रहे तो इतना दर्द नहीं होता, पर एक छत के नीचे जब अपने हमें अकेला कर देते हैं, खुद से दूर कर देते हैं, तो सीना छलनी हो जाता है। वो लोग केवल दुनिया को दिखाने भर के लिए साथ रह रहे थे, मानो बस दिखावे के लिए रिश्तों को ढो रहे हो। सुमन ने भी अब खुद की किस्मत से समझौता कर लिया और खुद को खुद में ही समेट लिया। बहुत जरूरी होता तभी वह अपने कमरे से बाहर आती, और आश्चर्य इस बात से कि साक्षी और अनुराग दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक छत के नीचे रहते हुए भी कितने दिन हो जाते आपस में कोई बातचीत हुए। उनकी माँ कैसी है, उनको कुछ ज़रूरत है या कुछ कहना है, किसी को कोई मतलब नहीं। बीच में सुमन की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। तब डॉक्टर ने उन लोगों से घुलने मिलने की सलाह दी, लोगों के बीच रहने को कहा और अकेले रहने को बिल्कुल मना किया, वरना वो अवसाद में आ जाएगी। सुमन क्या कहती? बाहर के लोग तो जाने दो, उसके अपने ही उससे 2 घड़ी बैठकर बात कर लें तो शायद उसका अकेलापन कुछ हद तक कम हो जाए। आज का कटु सत्य है, एक ओर जहां संचार माध्यमों ने दुनिया को बहुत छोटा कर दिया,
पर वहीं हमने खुद को अपनों से ही काट कर अपनी उस छोटी सी दुनिया को बहुत अकेला कर लिया। एक दिन जब सुमन अकेली बैठी थी और अखबार के पन्ने पलट रही थी, तो वृद्धाश्रम की खबर पढ़ते ही उन्होंने मन ही मन कुछ दृढ़ निश्चय कर लिया। तो दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि ये कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में, तब तक के लिए शुक्रिया।